हमें आज मिला आप लोगों से मिलके, और आप लोग एक बहुत अच्छे विषय पे बात कर रहे हो। मेरा खाली एक ही सजेशन है, आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, जब आप एमसीक्यू बनाओगे, क्योंकि आपको एक-एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, और उसका जो क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सोच के बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा पहले में प्रॉब्लम होगा ज़रूर। मुझे पता है, क्योंकि जो बनाए हैं उनसे मैंने बात की थी, तो वो बता रहे थे कोई और सब्जेक्ट में, मगर आप लोग इससे डरे मत। आप लोग सब मिलकर एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, और उसको अपने आप एक जगह स्टोर करके उसको यूज कीजिएगा, और जिसको जो क्वेश्चंस बनेगा वही चैप्टर का, वही चीजों का एक साथ आप लोग उसको संभाल के रखिए, तो आपके प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। मैं आप सभी का हिंदी ऑनलाइन द्वारा आयोजित वेबिनार ऑन एमसीक्यू में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी एमसीक्यू, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं, उस पर हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। आज के इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र गांधी जी। आप सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका और उप निदेशिका भी हैं। हम आपका आज के वेबिनार में स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं लर्नर्स एकेडमी स्कूल मुंबई के वरिष्ठ हिंदी शिक्षक और हम सभी के आदरणीय गुरुवर रामनयन दुबे जी। आपका हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। हमारे तीसरे वक्ता, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, हम सब उनसे परिचित हैं, जिन्होंने लगभग 2 वर्षों से अपना बहुमूल्य समय हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने में वो तत्पर रहे। जी हाँ, हिंदी ऑनलाइन के संयोजक और द हेरिटेज स्कूल के अति ऊर्जावान तकनीकी गुणों से संपन्न हिंदी के वरिष्ठ शिक्षक सौमित्र आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे चौथे वक्ता हैं लोयला हाउस के हिंदी शिक्षक और ऑनलाइन के सह संयोजक, जिनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम का आयोजन शायद सफलतापूर्वक ना हो पाता, और जिन्होंने कार्यक्रम का बीजारोपण किया, बलवंत यादव जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं सौमित्र जी से आग्रह करूंगी कि वे कार्यक्रम के संचालन को आगे बढ़ाएं। सौमित्र जी। जी, धन्यवाद प्रीति जी। तो आइए हम बहुत जल्दी अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम प्रत्येक सत्र के बाद आप सभी शिक्षक मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे अपने प्रश्न हमारे अतिथियों से पूछें। वो हर एक अतिथि के बाद, वक्तव्य के बाद अपने प्रश्न रख सकते हैं, ताकि उन्हें अंत तक इंतजार न करना पड़े अपने प्रश्नों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एमसीक्यू पे बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। तो आइए बिना विलंब किए हम गांधी मैम जी से आग्रह करते हैं कि वे आएं और पहले सत्र की शुरुआत करें। गांधी जी। सभा में उपस्थित सभी शिक्षक मित्रों को मेरा प्रणाम। आज का ये जो ज्वलंत विषय है, सचमुच जरूरत थी एक वेबिनार की, जिसके लिए मैं हिंदी ऑनलाइन की हृदय से आभारी हूं।
जिसने बहुत से परेशान और तपित हृदयों को शांति प्रदान की है कि यस, ये कोई ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं कर सकते। परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन उसकी उन्नति का प्रतीक भी है। आज कोविड महामारी ने मानव जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। इस परिवर्तन का प्रभाव हम सब जानते हैं शिक्षण पर पड़ा, और अगर शिक्षण पर पड़ेगा तो निश्चित बात है परीक्षण पर भी पड़ेगा। शिक्षण ऑनलाइन हो गया तो उसके लिए परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही करनी पड़ी। अब ऑनलाइन परीक्षा के लिए एमसीक्यू एक सरल, सही और सुविधाजनक तरीका है। एमसीक्यू, जिसका फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कह लेते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को एक प्रश्न के लिए 4 से 5 विकल्प दिए जाते हैं। एक ट्रेंड तो 4 का ही है, कई परीक्षाओं में उसके लिए 5 ऑप्शंस भी, विकल्प भी होते हैं। उसे उनमें से सही उत्तर को चुनना होता है। यह तकनीक शिक्षण में एक लंबे समय से चली आ रही है। पहले इसका प्रयोग केवल प्रवेश परीक्षाओं के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस के लिए होता था। अब समय को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए भी सभी बोर्ड इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि कंपनियों द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर पर ली जाती है, और गूगल ने तो ये सुविधा हमें फ्री दे रखी है, जितना मर्जी प्रैक्टिस कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधे तौर पर किसी भी प्रश्न के 4 उत्तर दे दिए जाएं और सही का निशान विद्यार्थी को लगाना होगा। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 जवाब लिख दिए जाएं, वहां विद्यार्थी उसका चुनाव करे। यह भी हो सकता है कि 4 वाक्य लिखकर कौन सा सही है, कौन सा नहीं है ठीक। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कौन सा वाक्य उचित नहीं है। लाइक किसी पात्र का चरित्र चित्रण किया हो, उसमें से 3 उसके गुण हो, चौथा न हो। तो यानी कुछ भी कहिए, इतना तो निश्चित है कि आपको 4 या 5 विकल्प तो देने ही हैं और परीक्षार्थी को उचित विकल्प चुनना है। अब अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये बड़ा आसान तरीका है, सामने 4 विकल्प देकर उचित विकल्प चुनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। परंतु ऐसा है नहीं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थी को अधिक सचेत व जागरूक होकर अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा हम सब जानते हैं। लगातार अभ्यास करना होगा, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बात पर भी बहुत ध्यान देना होगा। ये भी हम जानते हैं कि हर तकनीक या विधा के लिए कुछ लाभ हो जाते हैं और कुछ हानियां होती हैं। इसी तरह इस बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी आधारित जो परीक्षाएं होंगी, उसके कुछ लाभ और कुछ हानियां हो सकती हैं। अब लाभ तो सीधा सीधा है कि अध्यापक अपने कार्य को जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि जहां मशीन आ जाएगी वो कार्य को जल्दी समाप्त कर देगी, थोड़े समय में अधिक काम होगा। जो विद्यार्थी पूर्ण ज्ञान रखता है वही पूरे अंक प्राप्त करेगा। ये नहीं
कि अपना लिखते चले जा रहे हैं, तो किसी ने ज्ञान पूरा नहीं था, लेकिन उस समय उसको समझ ऐसी आई कि जैसे ऐसे लिखते समय कभी कभी विद्यार्थी बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख जाता है और जो बड़ा समझदार भी था वो नहीं लिख पाता था, तो वहां उसके नंबरों में फर्क पड़ता था। यहाँ जो विद्यार्थी पूर्ण ज्ञान रखता होगा वो पूरे अंक प्राप्त करेगा, और जो मेहनती विद्यार्थी होंगे वो विषय के प्रत्येक पहलू को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी ही नहीं, अध्यापक को भी पूरी महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर बनाते समय जो विकल्प देने हैं उनकी भाषा सही होनी चाहिए, उसमें कोई मतभेद की गुंजाइश न हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कभी कभी विकल्प एक की जगह दो सही लगने लगेंगे, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो अध्यापकों को भी अपनी भाषा पर ध्यान रखना होगा, और उन विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा जिनका लेखन सशक्त नहीं था, परंतु वे बहुत कुछ याद कर लेते थे। जिन विद्यार्थियों की लिखने की गति धीमी थी या जो बाएं हाथ से लिखते थे, अपना पेपर निश्चित समय में समाप्त नहीं कर पाते थे, वे इस विधा से आसानी से अपना पेपर समय पर समाप्त कर लेंगे और पूर्ण अंक प्राप्त कर सकेंगे जिसके वो अधिकारी थे। ये विधि विद्यार्थियों का मनोबल भी ऊंचा रखती है। आप जानते हैं आज विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं अक्सर घेरे रहती है, टेंशन में जल्दी आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? परीक्षा में पास नहीं कर सकूंगा ये तो सवाल ही नहीं उठता। वे हमेशा यही सोचेगा कि निश्चित रूप से भाई 4 विकल्प देखकर तो मुझे याद आ ही जाएगा और इससे मैं परीक्षा में पास जरूर हो जाऊंगा। तो जो परीक्षा से पहले वाली घबराहट है उसका सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। अब जैसा आप जानते हैं हर एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा होगी इसका एक दूसरा पहलू भी होगा जिसमें लाभ कुछ ऐसे लोगों को होगा कि, और जो यहां एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम परीक्षकों को, हम अध्यापकों को भी पूरी तरह से जागरूक होना है। देखिए, जो सब्जेक्टिव पेपर पर विद्यार्थी विषय को समझकर अपने ढंग से अभिव्यक्ति कर सकते थे और विषय को पूरी तरह समझते भी नहीं थे, वो भी अब इस परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि विकल्प में से चुनते समय सही और गलत उत्तर दोनों होंगे, इससे वो विषय को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, बिल्कुल अनजान सा जवाब न हो, और विषय को पूर्ण जानकारी न रखने वाले विद्यार्थी अंदाजे से जब निशान लगाएंगे तो उनके कुछ प्रश्न सही हो जाएंगे। फिर ऐसी जो परीक्षा होगी वो सही नतीजा तो नहीं देगी ना। ऐसा अधूरा ज्ञान अगली परीक्षा, अगली कक्षा की पढ़ाई में एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। फिर रट्टाफिकेशन की होड़ हो जाएगी। विषय को समझना बच्चे जरूरी नहीं समझेंगे। यहाँ हम अध्यापकों का ही कर्तव्य होगा उन्हें बार बार इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो विषय को भी पूरी तरह से समझे। अब यहाँ परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने लाभ के समय कहा कि उन लोगों को कई बार फायदा होता था जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से उस समय कर लेते थे। यहाँ तो निश्चित जवाब होंगे, निश्चित विकल्प होंगे, उसमें से विद्यार्थी को चुनना होगा। जो विकल्प है उसी में से गलत या सही बताइए। परीक्षार्थी का जो शब्दकोश है ना वो संकुचित होने लग जाएगा। विद्यार्थी अपनी भाषा के विकास का प्रयास कम करेंगे। उनके लेखन में भाषिक त्रुटियां तथा वर्तनी की अशुद्धियां होने लगेंगी और ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम
जो लोग भाषा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो साहित्य का ज्ञान कराते हैं, उनको थोड़ा अफसोस होगा। परंतु मेरा आप सब शिक्षकों से अनुरोध है कि आप इन कमियों को नजरअंदाज करके अपने विद्यार्थियों को इस नवीन तकनीक के लिए तैयार करें। समय के साथ साथ इन कमियों को दूर करने का प्रयास हम शिक्षकों को ही करना है। वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि शिक्षण कोई व्यवसाय तो है नहीं, ये तो एक जुनून है, और ये जुनून हमें हर स्थिति में विद्यार्थी के भले के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम बड़ी सहजता से, सरलता से परीक्षार्थी की आयु को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र बनाएं, अपनी विद्वता न दिखाएं। हमने परीक्षार्थी की आयु को ध्यान में रखकर, आपने सैंपल पेपर्स देखे, ये परीक्षार्थी की आयु को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं तथा उनका अभ्यास करवाएं, ताकि वे आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बड़ी आसानी से, समझदारी से, सहजता से, बिना किसी भय के इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी शिक्षक मित्र मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो हमें अपनी विद्वता नहीं दिखानी, बल्कि विद्यार्थी की योग्यता का परीक्षण करना है। जो हमने ज्ञान उसे दिया, क्या वो उसे ग्रहण कर पाया या नहीं। मैं उम्मीद करती हूं आप मुझसे सहमत होंगे। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रही हूं। धन्यवाद। तो आइए हम बिना विलंब किए अपने गुरुवर राम नयन दुबे जी से आग्रह करते हैं कि वे आए और शुरुआत जो है वो प्रश्न पत्र के पहले हिस्से व्याकरण से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित्र भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हिंदी ज्ञान, हिंदी ऑनलाइन का ये प्रयास पिछले काफी समय से और इस विषम परिस्थिति में बहुत ही सराहनीय ढंग से चल रहा है, और इससे हम जैसे शिक्षकों को तो बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आप और आपकी टीम पूरी। दूसरी बात, मैं अभी काउंसिल की भूतपूर्व शिक्षा अधिकारी श्रीमती सरकार जी की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उनकी प्रेरणा हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है। उन्होंने इस बात के लिए जो खुशी जाहिर की है कि हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिक्षकों को तकनीक के माध्यम से, तकनीक के ज्ञान को उनके अंदर एक ऊर्जा भरी है, ये सचमुच सराहनीय है। और उन्होंने बताया है कि इसमें हम शिक्षकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं भी मानता हूँ जहाँ डर है वही पराजय है, और डरना मना है, पहले से ही कहा गया है। जो डरा सो मरा, बात सत्य है। ठीक है, जब भी कोई नया प्रयोग या कोई नई पहल जीवन के किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, जीवन के किसी उम्र में शुरू होती है, तो उसके अभ्यास में आने के लिए कुछ न कुछ तो श्रम, परिश्रम करना ही पड़ता है, ये आवश्यक है। लेकिन वह परिश्रम सफलता की पहचान तब बन पाता है जब अब निडर भाव से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी कर्मठता, लगन और समर्पण के साथ हम उसमें जुड़ते हैं, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके हम आगे बढ़ते हैं। सौमित्र जी, कहीं से बैकग्राउंड साउंड जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। जी, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं सर, फिर से एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
सर आप अभी भी म्यूट पर हैं। हाँ अब ठीक है सर, आप बोलिए। हाँ, एक मिनट सर। तो मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात, हमारी जो वरिष्ठ, हमारी मार्गदर्शक, हमारी चेतना, हमारी प्रेरणा श्रीमती गांधी जी के विचार पूरी तरह से सुखद विचार है, अनुभवशील विचार है, प्रेरणादायक है, उत्साहवर्धक है। उन्होंने पूरी सत्यता को सामने रख दिया है, खुली किताब की तरह, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और बताया कि सचमुच, और ये बात सच भी है कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ठीक है, कहीं लाभ है तो कहीं हानि है। जीवन में उतार चढ़ाव के क्रम आते रहते हैं, ईश्वर भी उसमें हमारा साथ देता है। हम जब अपना कर्म धर्म निभाएंगे तो वो भी हमारे साथ रहेगा। हम सब लोगों को शिक्षा देते हैं कि वे कर्म करो, अपने धर्म को अपनाओ, धर्म की राह पर चलो, तो वहां से हमें अपनी सफलता जरूर हासिल होगी। भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है, कर्म करो, फल की चिंता। लेकिन चूंकि फल की चिंता तो हमें करनी है, हमारा विद्यार्थी जब अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाता है तो निश्चित रूप से वो फल की अपेक्षा लेकर जाता है कि उसे उसके रिजल्ट में 100%, 100% उसका रिजल्ट हो। तो उसके लिए, उसका फल देने के लिए, उसका जो बैकिंग है, सपोर्ट है, उसका जो सहारा है, उसका जो भरोसा जगाना है, उसके अंदर विश्वास जगाना है, वो हम सब शिक्षकों का कर्तव्य बनता है। ओके सर। माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को इस तरह से उसे दिशा निर्देश दे, इस तरह से प्रेरित करें कि उसका दिमाग परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि परीक्षा क्या है, एक कला है। जैसे आज की ये तकनीक है, वैसे परीक्षा भी एक टेक्निक है। तो उसकी तैयारी, उसका नियोजन, उसका परिश्रम, उसकी सफलता की पहचान बनता है। तो उसके लिए हमें प्रेरित करना है। अब बात चूंकि आई एमसीक्यू को लेकर के, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लेकर के, तो अभी मिसेस गांधी ने बताया ही था कि भाई परिवर्तन समय के अनुसार होता रहता है, प्रकृति का नियम है और जीवन की सच्चाई है कि समय और परिस्थिति के अनुसार जीवन को ढालना बहुत आवश्यक है। जो इस समय के साथ नहीं चल पाता है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि समय एक ऐसा महत्वपूर्ण, और उसकी जो अदालत है, उसका जो न्याय है, वास्तव में बड़ा क्रूर है लेकिन निष्पक्ष है। उसी ढंग से ये जो हमारा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पद्धति अभी लाई गई है, ये एक पहला प्रयोग है आईसीएसई में। आईजीआई और आईबी, भाई सौमित्र जानते हैं कि आईजीआईबी में तो पहले से ही इसका प्रयोग चलता आया है और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तो इसके प्रयोग अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रयोग किया गया है, इसलिए हम शिक्षकों में, अभिभावकों में और विद्यार्थियों में थोड़ी सी, हम कहेंगे, हम उसको डर नहीं कहेंगे, शंका नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारी एक जिज्ञासा थी, एक जिज्ञासा मन में अपनी जगह बनाई कि कैसे हम इस नए प्रयोग के साथ जुड़ेंगे और कैसे इस नए प्रयोग में सफल होंगे। तो कोई भी प्रयोग हो, कोई भी अनुसंधान हो, कोई भी खोज हो, कोई भी नई पद्धति बनाई जाए और अपनाई जाए, तो उसमें हर जगह यही नियम लागू होता है कि हमें उसके प्रति लगनशील होना है, उसका हमें गहन अध्ययन करना है, उसके लिए हमें प्रयासरत होना है और उसी में अपने को, अपने दिमाग को, अपने श्रम को, अपनी हर पद्धति को, उसको अभ्यस्त बना लेना है। ये बहुत जरूरी होता है। मिसेस गांधी ने भी बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगर हम ये समझें कि
ये बड़ा सरल है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एकदम से सरल भी नहीं है और एकदम से कठिन भी नहीं है, दोनों बातें हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी हमको, यानी हम शिक्षकों को और हमारे विद्यार्थियों को उसके अंदर बहुत ही गंभीर होकर के गहन अध्ययन करने की, अपने विचार उसके साथ जोड़ने की, वैचारिक श्रम करने की जरूरत पड़ेगी। विषय का और उस विषय से जुड़े हुए उस अध्याय का, चैप्टर का हमको और हमारे बच्चों को पूरी तरह से उसको अक्षरशः शब्द के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, संदर्भ के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, मौखिक रूप से, लिखित रूप से उसके अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही ये चाहे भाषा भाग हो या साहित्य का विभाग हो, दोनों जगह उसकी जरूरत है। तो मैं भाषा भाग के बारे में बता दूं कि भाषा, अभी इस पे भी चर्चा हो रही थी, शंका जाहिर की जा रही थी कि लोगों का जो लेखन कौशल है वो कुछ अव्यवहारिक हो जाएगा, बच्चे लिखने में शायद थोड़ा पीछे रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर हम काउंसिल को देख रहे हैं, जिस ढंग से हमारे सामने 2 सत्र के रूप में रखा गया है और 2 सत्रों में परीक्षा की जो प्रणाली बना दी गई है, पहला जो है उनको ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑनलाइन माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से उन्हें परीक्षा देनी है, तो दूसरा सत्र जो है उनका पूरा लेखन पर है, सब्जेक्टिव है। तो वहां ऐसा नहीं कि हाँ वो भाग के अब लिखने से पीछे हट जाएंगे, लिखने से वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी ये भी बात है कि अगर बच्चा अपने दिमाग में इस प्रकार का भाव बना लेता है कि वह सेट क्वेश्चंस में अपने माइंड को सेट करता है, तो वो लिखने में भी, अपने लेखन के क्षेत्र में भी, लेखन कौशल में भी वो पीछे नहीं रह पाएगा। अब उसके दिमाग पर निर्भर करता है और उसको जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, अभ्यास कराने वाले लोग हैं, उसके मार्गदर्शक और उसके जो सहायक लोग हैं, वो सब पर निर्भर करता है कि उसको उसका दिमागी माहौल किस परिवेश में उसको ढाला जाता है। तो वैसे ही भाषा में, भाषा तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र है। हर विषय में भाषा का महत्व होता है और ये तो हिंदी विषय और उसका साहित्य तो भाषा पर ही निर्भर करता है। भाषा तो उसके जीवन की परिभाषा बनाता है, भाषा ही उसके भावों का श्रृंगार होता है, भाषा ही उसके व्यक्तित्व की विधाता बनती है और भाषा से ही हमको अपनों का, गैरों का, समाज का, देश का प्यार मिलता है, नाम मिलता है। लेकिन हमको भाषाई त्रुटियों से बचना चाहिए, क्योंकि भाषाओं का स्वभाव जो है वो बड़ा सरल है, उनका आचरण बड़ा सरल है, सहज है, शुद्ध है, लेकिन उसकी त्रुटियों से बचना है, उसकी गलतियों से बचना है। और उसको बचने के लिए जरूरी है कि हमें व्याकरण पर बहुत जोर देना है, व्याकरण का हमें अच्छा अध्ययन करना है, व्याकरण का अच्छा अभ्यास करना है। तो अब देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार से प्रश्न पत्र का स्वरूप तैयार किया गया है कि प्रश्न पत्र जो है पूरा 40 अंक का रहेगा। उसमें 2 भाग है, पहला भाषा भाग है, दूसरा साहित्य विभाग है। तो भाषा भाग में ये पाठ्यक्रम में निश्चित कर दिया गया कि पहला गद्यांश रहेगा, अर्थग्रहण, जिसे हम भाव ग्रहण भी कहते हैं, जो एक छोटा सा गद्यांश रहेगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। अब कितने प्रश्न रहेंगे ये भी निश्चित हो गया है। आज उसका सैंपल पेपर जो है वेबसाइट पे आ गया और सभी लोग उससे परिचित भी हो गए हैं। तो उसमें देखा गया है कि 40 नंबर में 20 नंबर जो है वो भाषा के लिए दिया गया है और 20 नंबर साहित्य के लिए दिया गया है। तो 20 नंबर में भाषा भाग में जहां अर्थग्रहण है और व्याकरण है, तो ये भी निश्चित हो गया कि 10 नंबर अर्थग्रहण के लिए है। अब अर्थग्रहण में 10 नंबर को किस रूप से उसको बांटा गया है, वहां पर 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्न बनाए गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनाए गए हैं और उन प्रश्नों के साथ
चार चार उनके उत्तर के रूप में ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एक पीपीटी के माध्यम से आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, प्रश्न दिया गया है और उसके चार विकल्प दिए गए हैं। अब वो बच्चा भाव ग्रहण को, अर्थ ग्रहण को, गद्यांश को पढ़ेगा और उसमें से वो अपना ध्यान उस पर आकर्षित करेगा कि जो प्रश्न वो देख रहा है उसके चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। उस विकल्प को वो चुनेगा, उस पर वो क्लिक करेगा और वह उसका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मिसेस गांधी ने अभी उस पर ध्यान हमारा आकर्षित किया था कि आसान तो है देखने में, लेकिन करने में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं हमारी सोच के अनुसार ही वो प्रश्न होगा, वैसे विकल्प होंगे, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि ये पेपर सेटर का, प्रश्न पत्र निर्माण करने वाले के मन पे निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो उसके जो प्रश्न होंगे, उसका जो प्रश्न पत्र होगा, वह कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के, उनकी उम्र और उनके ज्ञान को ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा। किसी प्रकार से उससे बहुत ऊपर उठ करके उन्हें उलझाने के लिए या उनको संदेह के घेरे में रखने के लिए इस प्रकार से कोई ऐसी गलतफहमी वहां नहीं पेश की जाएगी। क्योंकि सब कुछ, परीक्षा जो भी होती है वो परीक्षा बच्चों के हित के लिए होती है, उनके भविष्य के लिए होती है। इसलिए उनके हित को ध्यान में रख करके बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली बन करके प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है, उसमें प्रश्न दिए जाते हैं, उनके ऑप्शंस भी वैसे ही दिए जाएंगे। जहां मेरा जो विश्वास है कि बच्चा अगर थोड़ा भी ध्यान देगा, थोड़ा अटेंशन अगर उस पर देगा, तो निश्चित रूप से वो सही विकल्प का चुनाव कर पाएगा और इस तरह से वह सारे अंकों को हासिल कर सकता है, पूर्णांक प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण विषय ये है, अब ये गद्यांश जो होता है, अर्थ ग्रहण का प्रश्न, अब ये भी एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि हाँ, आखिर क्यों रखा जाता है ये। तो ये मान लेना चाहिए कि ये गद्यांश का प्रश्न जो होता है, अर्थ ग्रहण का, भाव ग्रहण का, ये बच्चों के अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करता है, उसकी समझदारी कि उसने, देखिए वहां लिखा हुआ है अपठित है, जो उसने पहले पढ़ा नहीं है, अचानक उसके सामने आएगा, उसको पढ़ करके उससे उस आधार पे दिए गए प्रश्नों का उत्तर वो उसमें से समझेगा और उसका उत्तर अपने ढंग से वो लिखेगा या उसमें जो विकल्प दिए गए उसमें वो चुनेगा। तो निश्चित रूप से उसकी जो समझदारी है वो उस कौशल को, उस स्किल को वो डेवलप करती है, उसको विकसित करती है। इसलिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पर पहले परीक्षा में जो बड़े गद्यांश दिए जाते थे, आज के सैंपल पेपर को देखने से ऐसा लगा कि उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि पेपर की जो लेंथ है, लंबाई, वो बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे को ऊपर नीचे करने में, उसको रोल करने में समय जाएगा, क्योंकि जो रीडिंग का समय दिया गया है उसी में वो समाहित है। 1.5 घंटे का प्रश्न रहेगा, पूरा पेपर 40 अंक का, और उसी में रीडिंग भी रहेगी कि वो पढ़ करके फिर उसके अपना उत्तर देना शुरू करें और उसी समय के अंदर ही उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये अर्थ ग्रहण का प्रश्न जो है इस ढंग से रहेगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि प्रश्न सामान्य भी हो सकते हैं, असामान्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों के अर्थ भी पूछे जाएंगे, उसका शीर्षक भी पूछा जाएगा। जैसा कि आईसीएसई में अभी तक शीर्षक पूछे नहीं जाते रहे हैं, अर्थ ग्रहण का संदेश पूछा जाता रहा है, अब शीर्षक भी पूछे जा सकते हैं, संदेश भी पूछे जाएंगे। उसमें कोई पात्र है, उस पात्र का, उसके चरित्र का गुण भी पूछा जा सकता है। कोई दृश्य दिया हुआ है, उस दृश्य से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। वहां पर जो कोई संवाद है साहित्य विभाग की तरह, उसको भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, किससे कहा है, उसका भी चयन करें। उसमें समाहित जो मुहावरे हैं
उन मुहावरों को दे करके उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, या उन मुहावरों को दे करके ये भी पूछा जा सकता है कि नीचे कुछ ऐसे वाक्य दिए हुए हैं, ये मुहावरा उसके लिए सटीक है या नहीं है, वो भी पूछा जा सकता है। तो तमाम प्रकार के उसमें प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमको और हमें अपने विद्यार्थियों को हर प्रकार के प्रश्नों के साथ खेलने, उसका अभ्यास करने, उसकी तैयारी करने और परीक्षा की दृष्टिकोण से तैयार रहने की जरूरत है। हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें। बहुत जगह काफी हद तक तो इस पर पहले से भी काम हो रहा है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, कोरोना काल ने हम लोगों को बहुत कुछ गुण सिखा दिया है, मेहनत करना सिखा दिया है। तो जिस प्रकार से अभी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पैसे दिया हुआ है, तो इसी पैसे से, इसी गद्यांश से आधारित जो है वो प्रश्न 5 वहाँ दिए हुए हैं। तो वहाँ 5 प्रश्न न होकर के परीक्षा में 10 प्रश्न रहेंगे, और 10 प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के लिए रहेगा। उसमें सही विकल्प उसके चुन करके उसका उत्तर उस सबमिट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से गद्यांश का जो प्रश्न है वो पूरा 10 अंक के लिए विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मेरा विश्वास है कि वो थोड़ी सी अगर तैयारी करेगा, उस पर श्रम करेगा, थोड़ा दिमागी परिश्रम करेगा, तो निश्चित रूप से वह उसमें पूरी तरह से सफल हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड की परीक्षाएं विद्यालय की अपेक्षा काफी सहज और सरल होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरह से व्याकरण विभाग होता है। व्याकरण को दिया गया है तो 20 अंकों में 10 नंबर जो है वो अर्थ ग्रहण के लिए हो गया, और 10 नंबर पूरा व्याकरण के लिए दे दिया गया है। दोस्तों, मैं इस चैनल के, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बता दूं कि हम सब जब अध्यापक के रूप में बच्चों के साथ अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो व्याकरण के लिए हमें बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होकर के काम नहीं करने की जरूरत है। व्याकरण में जितने भी उप विभाग हैं, जितनी भी विधाएं हैं, पाठ्यक्रम में सब कुछ है। संज्ञा भी है, लेकिन संज्ञा में खास तौर से भाववाचक संज्ञा लिया जाता है आईसीएसई में। विशेषण को है दिया गया है, वहां पर वाक्य भी है, शुद्ध करना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। कोई गलत शब्द दिया है जिसकी वर्तनी गलत हो, उसे शुद्ध करके लिखना है। मुहावरों का प्रयोग है। अब इस बार अब देखिए, पिछले परीक्षाओं का जो नियम रहा है, मिसेस गांधी से पूरी तरह वाकिफ है कि वहां पर मुहावरों के अर्थ नहीं पूछे जाते रहे, सीधा वो मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा जाता रहा है। लेकिन अब हमें सावधान होने की जरूरत है कि मुहावरों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, मुहावरों का सटीक उसका प्रयोग भी पूछा जा सकता है। और मुहावरे कुछ जैसे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह से वाक्य दिए रहेंगे कि वो सही मुहावरा उसमें से है कौन, उसका सही विकल्प चुनना होगा। इस ढंग के भी मुहावरों में दिए जाएंगे। उसमें व्याकरण विभाग के सारे चीज ये भी ध्यान रखिए, तत्सम तद्भव भी रहेगा, लिंग वचन भी रहेगा, और उसमें काल परिवर्तन भी है, और वाक्य निश्चित रूप से सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब भी रहेंगे। और दिशा निर्देश के अनुसार जो वाक्य जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो भी रहेंगे। उसमें भी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे और उनका उत्तर वहां से उसको सेलेक्ट करना होगा। तो व्याकरण विभाग पूरी तरह से पूर्णांक के लिए प्रेरित करता है। बच्चे ने थोड़ा अभ्यास किया है, पहले से पढ़ा लिखा है, समझा है, तो व्याकरण में अब यहाँ जो उसके लिखने में देखिए फायदा यह हो गया है, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के माध्यम से या इस पद्धति के माध्यम से बच्चे को फायदा ये हो गया कि वो बच्चे जो लेखन के क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोर थे या उनकी वर्तनी की अशुद्धियां हुआ करती थी, वाक्य रचना में उनके व्याकरण दोष हुआ करते थे, यहाँ उस दोष से वो वंचित रहे। उस दोष से अब उनके ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर उनको खाली सही उत्तर को
का जो विकल्प है वो चुनना है, और उसमें अशुद्धि और शुद्धि जो भी कहे वो तो वहां उत्तर में दिया हुआ है। तो बच्चा इस तरह से एक तरीके से बच्चे के हित में ही हो गया। जहाँ कहीं वो लिखते समय कुछ दूर दराज के क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश के जहाँ के लिए हिंदी थोड़ा सा उनके लिए अटपटी सी लगती है, या उनको बोलने में उनका उच्चारण दोष रहता है, इसलिए उनके लिखने में कुछ गलती हो जाती है। तो इस प्रकार की ये पद्धति अब उनको दोष मुक्त कर देगी, और बच्चा जो है बिना किसी गलती के पूरे अंक अपने लिए हासिल कर लेगा। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि काउंसिल ने या इस कोरोना काल की परिस्थिति ने या समय के इस परिवर्तन ने तो बच्चों के हित के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे ही तो हमारे अपने और हमारे देश और समाज के भविष्य का, बच्चा कल का नागरिक है, तो उसके हित और उसके उज्जवल भविष्य की कामना तो सबकी करनी होती है। तो बोर्ड ने भी किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के साथ जोड़ करके पूरी तन्मयता से और उसके एक एक बिंदु को ध्यान में रख करके भाषा विभाग में उसकी तैयारी हमें करानी है, साहित्य विभाग में भी उसकी तैयारी करानी है। तो एक बार तैयारी हो गई तो उसके मन में जो उसकी जिज्ञासा रहेगी और बढ़ेगी, और उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वही उसका आत्मविश्वास उसकी परीक्षा का निश्चित रूप से उसे पूर्णांक दिलाने में उसका एक फल रहेगा। तो इस संबंध में मैं अपने विचार के साथ अब भाई सौमित्र जी को आवाज देना चाहूंगा कि अब वे आगे का कार्यक्रम संचालन अपना आगे बढ़ाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि लिटरेचर से सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं लिटरेचर की शुरुआत कर रहा हूँ। लिटरेचर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्नों में किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए 4 विकल्प ही देने। किसी ने भी चैट बॉक्स में पूछा था कि क्या 4 ही देने हैं या कम दे सकते हैं, तो नहीं, 4 ही देने हैं। काउंसिल ने बता दिया। हम थोड़े से असमंजस में थे कि क्या 3 भी पूछे जा सकते हैं, तो 3 या 4 का एक वैश्विक रूप है एमसीक्यू का, तो यहाँ 4 पूछे गए। दरअसल ये IGCSE और IB का रूप है जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्पों में एक पूर्ण सही होना चाहिए, ये अनिवार्य है कि एक जो है एकदम स्पष्ट सही होना चाहिए और 3 जो है वो गलत हो। लेकिन गलत होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल गलत हो जाए, वो विषय वस्तु के अनुरूप हो और आसपास हो, मतलब नेक्स्ट टू राइट जैसी स्थिति हो, लेकिन आसपास होना जरूरी है। 3 विकल्प ऐसे हो जो विचलित करे विद्यार्थियों को, ताकि जब तक वो विचलित नहीं करेंगे विद्यार्थी चीजों को समझ नहीं पाएगा। विचलित कहने का मतलब है कि 3 उत्तर जो है वो गलत हो, सहज शब्दों में कहूं तो गलत उत्तर। तो बड़ा अजीब विडंबना है कि हमको गलत उत्तर बनाने की प्रैक्टिस करनी है, सही उत्तर तो बच्चे ही खोजेंगे। यानी शिक्षक जो है भ्रमित करने की स्थिति में आ गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। गलत विकल्पों के चयन विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। अब आप काकी से कहानी बना रहे हैं तो उसमें ऐसे पात्रों का नाम न दे दे जो महायज्ञ के पुरस्कार में हो या बात कथनी के किरदार आपके उसी कहानी के होने चाहिए। यदि ये एक बड़ा प्रश्न है कि यदि दिए गए सभी विकल्प सही या गलत हैं, जो कि मैंने मॉडल पेपर देखा है उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है कि तीनों उत्तर सही दे दिए जाते हैं या 3 उत्तर गलत दे दिए जाते हैं, तो चौथा विकल्प हम बनाते हैं कि उपयुक्त सभी उत्तर सही है या उपयुक्त सभी उत्तर गलत है। तो सैंपल पेपर में जो मैंने देखा तो उस स्थिति में वहां ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए इस तरह के प्रश्न दे सकते हैं। लेकिन सैंपल पेपर देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि इस पैटर्न से हम थोड़ा बचें, हम 1 सही और 3 गलत का ही प्रावधान रखें। उसके बाद प्रश्न पत्र बनाए कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये वैश्विक स्वरूप है एमसीक्यू का, जो IGCSE में भी लागू होता है, IB में, और मैंने अभी जो सैंपल पेपर देखा ICSE का भी और ISE का, तो मेरी धारणा बहुत मजबूत हो गई है कि 3 तरह के प्रश्न मित्रों आपको बनाने हैं। जो क्वेश्चन बैंक मैं हिंदी ऑनलाइन की तरफ से आप लोगों को दूंगा वो इसी आधार पर बनाए गए हैं। ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक और आलोचनात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ज्ञानात्मक प्रश्न आप क्या बनाएंगे, बच्चों को क्या तैयारी करवाएंगे। आप जो भी कविता पढ़ा रहे हैं, कहानी, एकांकी या नाटक पढ़ा रहे हैं, उसे सामान्य प्रश्न बनाएं। जैसे भैया श्यामू की माँ का नाम क्या था और महायज्ञ के पुरस्कार में उस व्यक्ति ने कुत्ते को कितनी रोटी खिलाई। तो ये सारी जानकारियां जो है वो सहज रूप में आए कि बच्चा कहानी पढ़ के, नाटक पढ़ के, उपन्यास पढ़ के सीधे सीधे उसका उत्तर लिख दे।
कि भैया दयाराम की बेटी का नाम क्या था, तो मधु, उसको याद रहना चाहिए। सामान्य प्रश्न। प्रयोगात्मक में क्या है, यहाँ पर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो क्या है, वो शब्दार्थ आप पूछ सकते हैं। आपने कोई पंक्ति दे दी, बीच की कविताओं में हो सकता है कि बीच का एक शब्द हटा दिया, भैया आप उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक भरिए। सही गलत भी आप पूछ सकते हैं। अब आप कहेंगे सही गलत में तो दो ही ऑप्शन होता है, सही या गलत। ऐसा नहीं है, उसका क्या प्रारूप है मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। सही गलत वाला भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रयोगात्मक में। और आलोचनात्मक जो प्रश्न है वो क्या बनेंगे, वो शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य, शिक्षा, चरित्र चित्रण, ये सारे प्रश्न। अब आपने दे दिया कि भैया काकी कहानी का उद्देश्य क्या है, उसमें एक उत्तर आएगा काकी कहानी का उद्देश्य जो है बाल मनोविज्ञान को दिखलाना है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और बाकी आपने दे दिया स्त्री समस्याओं को दिखाना है या परोपकार की भावना दिखाना है, तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग लागू होती है। तो ऐसे प्रश्न भी बच्चों को आप प्रैक्टिस में देंगे ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो मजबूत हो कहानी के प्रति। गांधी मैम ने, रामनारायण दुबे जी कितनी अच्छी बात कही है, कहीं से भी रचना धर्मिता जो है वो कम हो रही है सेमेस्टर 1 में, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए बच्चों की। हम सहज प्रश्न भी दें, हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न भी दें, हम प्रयोगात्मक प्रश्न भी दें, ताकि बच्चों की तैयारी अच्छे से हो। ये शिक्षकों के ऊपर भयंकर जिम्मेदारी आ गई है, काउंसिल ने दे दी है। कंधे बड़े मजबूत बना लीजिए आप, क्योंकि ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि अपने विद्यार्थियों को उस कंधे पर बैठाकर कैसे अच्छे नंबरों तक हम पहुंचाएं। और शिक्षक मित्रों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार मत करिए, विद्यार्थियों को तैयार करिए उस अर्जुन की तरह कि वो तीर मारे तो सीधे आंख में जाकर लगे उस मछली की। बोर्ड क्या पूछ रहा है वो बड़ा प्रश्न नहीं है, आप इतने सारे प्रश्न तैयार करवा दीजिए बच्चों से कि जब बोर्ड में प्रश्न आए वो इतने सहज प्रश्न आए कि बच्चा हंसते हुए कहे कि मेरे शिक्षक ने तो सब तैयार करवा दिया। उस वक्त शिक्षक को ध्यान रखिएगा, छाती बड़ी चौड़ी हो जाएगी हमारी। अब हम आते हैं कि हमारे प्रश्नों का रूप कैसा बने। तो ये हमने, रामनारायण दुबे जी ने मुझे इस बात में काफी, उन्होंने मुझे बताया, हमारी काफी लंबी बातचीत चल रही थी, प्रश्न कैसे बने, गांधी मैम जी से बात हो रही थी। तो देखिए, साहित्य में कुछ प्रश्न हैं और शिक्षकों यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं। एक तरह से क्विज भी हमारा हो जाए कि हम कितने पानी में हैं, ये कहीं अन्यथा न ले शिक्षकों। एक होता है कि प्रश्न के उत्तर भी हम भी कभी कभी जिज्ञासावश देखी जा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न है, घर से खत आया है कि बच्चे बीमार है, रुपया नहीं। अब ये रेफरेंस दे दिया गया, प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता कौन। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आएंगे काउंसिल में। अब यहाँ वक्ता कौन है, बच्चों से आप दीजिए करवाने के लिए, बच्चे यहाँ बताएंगे भैया यहाँ की वक्ता जो हमारा वो रसीला है। रसीला थोड़ा देखिए बोल्ड हो गया। रमजान कौन है, ये सारे जो प्रश्न है वो ज्ञानात्मक प्रश्न है। सिंपल, बच्चे ने कहानी पढ़ी, उसको समझ में आ गया है, लाइन दर लाइन कहानी पढ़ी है उसने, उसका वो जवाब दे देगा। यहाँ उत्तर दिख गया, शेख साहब का नौकर। तो ये ज्ञानात्मक प्रश्न के कुछ मैंने आपको उदाहरण दे दिए। अब देखिए, रमजान ने कैसे मदद की, ये भी आपके ज्ञानात्मक प्रश्न है। भैया उसने रुपए देकर मदद की, इसमें कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं, लेकिन प्रस्तुत कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आपकी आलोचनात्मक प्रश्न है जो मैंने कहा। अब देखिए, इसमें आप सही गलत कैसे दे सकते हैं। 4 मैंने ऑप्शन दिया, ये 1 2 3 4 ये ऑप्शन नहीं है, ये एमसीक्यू नहीं है, ये उसके 4 उत्तर हैं, 2 सही 2 गलत। अब आप इसमें प्रश्न बना सकते हैं, जैसे देखिए क ख ग घ लिखा हुआ है कि 1 या 2 कौन सा सही है। पहला क्या है, समाज में स्त्रियों की दयनीय अवस्था को दिखलाना, धनी वर्ग गरीबों की भावनाओं से खेलते हैं, समाज में फैले रिश्वत की समस्या को उजागर करना, बाल मनोविज्ञान को दर्शाना। इसमें 4 में 2 सही और 2 गलत है, आप 3 सही और 1 गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर, अगर आप कोई मुझे बताना चाहे कि कौन सा उत्तर है इसमें, मनसा मैम अगर आप ट्राई करें। मैं ट्राई करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल। धनी वर्ग गरीबों की भावनाओं से खेलते हैं। नंबर बताइए, बच्चे नंबर बताएंगे, क ख ग घ। नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 2 और नंबर 3 बिल्कुल सही कहा आपने, गौ वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से सही गलत वाले भी प्रश्न आप थोड़े से सोचकर, दिमाग लगाकर इस तरह से भी बना सकते हैं। सैंपल पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए। मैं फिर कहूंगा, रामनारायण दुबे जी बार बार कह रहे हैं कि सैंपल पेपर एक आधार है, प्रश्न इससे भी और अलग बन सकते हैं। तो हमको हर तरह के क्षेत्रों को देख लेना है, ठोक बजाकर सारी तैयारी बच्चों की करवा देनी है। ये तो जैसे नेट और सेट की एग्जाम देते वक्त पेपर क्वेश्चन पूछा जाता था, मुझे वैसा याद आ गया, जब नेट और सेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल,
मैं बहुत जल्दी, समय नहीं है, मैं कहानियों, ये सारे पीपीटी और क्वेश्चन बैंक आप लोगों को शेयर होंगे। मैं एक बार जल्दी से कविताओं वाले प्रश्न पे आ जा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको हम मुहैया करवा देंगे ताकि आपको पैटर्न थोड़ा पता चल जाए प्रश्न बनाते वक्त। अब जैसे काव्य में 2 रेफरेंस दे दिया गया, 2 पंक्तियां दे दी गई हैं और सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि पंक्तियों पर ध्यान मत दीजिए, पूरी कविता तैयार करवा दीजिए। अब पंक्तियों पे अगर प्रश्न नहीं आया, भैया इस पंक्ति से संबंधित प्रश्न नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पूरी साखी पढ़ लेगा बच्चा और लिख देगा। जैसे इसमें दोहे में मैं शब्द का क्या अर्थ है, सैंपल पेपर में भी दिया गया है। यहाँ पर उसका उत्तर है कि मैं का क्या अर्थ है। सांकरी शब्द का क्या अर्थ है। तो कविताओं में अर्थ वाले, शब्दार्थ वाले प्रश्न बड़े आएंगे, जैसा कि सैंपल पेपर में भी आप देख रहे हैं। तो ये अर्थ वाले प्रश्न क्या हो गए, ये आपके प्रयोगात्मक प्रश्न हो गए, जिसको आप देख सकते हैं। प्रेम गली में कौन 2 लोग एक साथ नहीं समा सकते, ये थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग वाली प्रश्न है। तो कविताओं में मित्रों ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रश्न की संभावना थोड़ी कम बन पाती है। वहां पर प्रयोगात्मक प्रश्न और आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो आप ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि उसी का आधार बनता है वहां पर। कहानियों में क्या है, नाटक में क्या है, उपन्यास में क्या है, कि सामान्य प्रश्न भी आप बना सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़कर चला आता हूं एकांकी पर, और फिर आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है। एकांकी में देखिए, एकांकी में जो प्रश्न आए हैं वो बिल्कुल गद्यात्मक हैं। इसमें भी वही श्रोता और वक्ता जैसे प्रश्न आ सकते हैं, शब्दार्थ जैसे प्रश्न आ सकते हैं, शैशव और कपोल शब्द का क्या अर्थ है। तो कुल मिलाकर जो बातचीत यहाँ निकल कर आ रही है, तो 3 आधार बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोगात्मक, सामान्य और आलोचनात्मक दृष्टि से आपको प्रश्न पत्र बच्चों के तैयार करवाने। अब मैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बहुत पुराने सहयोगी हैं, विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस पूरे वेबिनार का समापन जो है 2 शब्द के रूप में, जिसे हम आधिकारिक तौर पर धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, वो कृपया आप दें। विजय कुमार जी। तो मैं इस कार्यक्रम का समापन इन्हीं शब्दों में करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से रामनयन सर जी ने, स्वामित्र सर जी ने विशेष तौर पे ये कार्यक्रम अरेंज किया है, हमें 1 हफ्ते पहले से इस कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया, अन्य शिक्षकों को भी सूचित किया गया और मेल पर आईडी भेजा गया, और जिस तरीके से ये आज का कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही ज्यादा इसमें शिक्षकों के प्रश्न जो हैं उनके उत्तर यथासंभव अपनी तरफ से आपने प्रयास किया है कि उनको संतोषजनक उत्तर मिलें, और मुझे पूरी आशा है कि जहां तक शिक्षक गण हैं वे भी आपके उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे, और यह भी कामना मैं साथ में करूंगा कि सर भविष्य में भी आप लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम लेते रहें, ताकि समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं का इसी तरह से समाधान होता रहे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और स्वामित्र सर की पूरी टीम का आभार मानता हूं। धन्यवाद।